नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन शशांक। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे आरबीआई के एक नए अनाउंसमेंट, एक नई घोषणा की। बैंकिंग सेक्टर पर आरबीआई का इस वक्त खासा जोर दिख रहा है पिछले कुछ महीनों से, और अगर कहें कि कोविड के बाद से ही लगातार बैंकिंग सिस्टम को मजबूत बनाने और उसको ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने के नजरिए से उस पर काफी ज्यादा फोकस किया गया है पॉलिसी के नजरिए से, और उसको लेकर समय समय पर आरबीआई की ओर से नए अनाउंसमेंट भी किए गए हैं। और अब आरबीआई की ओर से नया अनाउंसमेंट है कि जो बैंकिंग सिस्टम के साथ जुड़े हुए उपभोक्ता हैं, उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए अब तक जो मल्टी लेवल सिस्टम अलग अलग नजर आता था, उसको एक लोकपाल के जरिए कसा जाएगा। यानी कि तमाम शिकायतों का निपटारा पूरे बैंकिंग सेक्टर में जो अलग अलग स्ट्रक्चर पर अलग अलग लोकपाल करते थे, अब उसके लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम या एक स्ट्रक्चर की बात आरबीआई ने अनाउंस की है। ये स्ट्रक्चर है क्या, किस तरीके से ये उपभोक्ताओं और बैंकिंग सिस्टम के लिए फायदेमंद होगा, और अब तक जो मौजूदा सिस्टम था उस सिस्टम में क्या खामियां हैं या क्या खामियां नजर आ रही है जिसके चलते इस सिस्टम को बदलने की हमें जरूरत पड़ रही है, समझेंगे अपने तीन खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ डॉक्टर सुभाष चंद्र पांडे सर हैं, फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ एडवाइजर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ रमेश सिंह जी हैं, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देना बैंक, आपका स्वागत है सर। अशोक नाग साहब हैं, फॉर्मर एडवाइजर आरबीआई, आपको ही स्वागत है सर। शुरुआत पांडे सर मैं आपसे करना चाहूंगा कि अगर इस पूरे वित्तीय सिस्टम को समझें जहां पर हम बैंकिंग एनबीएफसीज और दूसरे जो लेन देन होते हैं, और अब तक जो मौजूदा सिस्टम या रिडर्सल का नजर आता है वो मल्टी लेयर कहा जाता है, क्या इसकी चुनौतियां, क्या पेचीदगियां हैं जिसके चलते अब आरबीआई को एक सिंगल सिस्टम की तरफ बढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है? कविन जी, देखिए, जैसे रिजर्व बैंक जो है बैंकों का रेगुलेटर के तौर पर 1995 से ये बैंक लोकपाल की स्कीम चला रहे हैं, जिसके तहत 22 ऑफिसेज हैं ओम्बड्समैन के अलग अलग जगहों पे। सबसे रिसेंट अभी दिल्ली में तीसरा ऑफिस, 3 ऑफिस खोले गए हैं। तो इन 22 ऑफिसेज में जो बैंकिंग सिस्टम है उसकी जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट हमें अवेलेबल है 18-19 की, उसके आंकड़े बताते हैं कि 18-19 में इन बैंक के खिलाफ कंप्लेंट जो इनमें गई करीब 1,95,000 कंप्लेंट। इसके अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उनके लिए इसी स्कीम को एक्सटेंड किया गया था फरवरी 18 में, और डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए इसको एक्सटेंड किया गया था जनवरी 19 में। तो अब जो प्रस्ताव है रिजर्व बैंक का, उन तीनों ओम्बड्समैन स्कीम को मर्ज करके एक ही स्कीम में, एक पोर्टल, एक स्कीम के तहत चलाने का है। यही जो है जो कह रहे हैं कि एक वन नेशन वन बैंकिंग लोकपाल। तो अभी हम इसकी बारीकियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन कहने की बात यह कि जो इसका बड़ा हिस्सा है वो बैंकों का है, जिसमें सबसे ज्यादा 1,95,000 कंप्लेंट्स 18-19 में आए। और ये 2 लाख करीब कंप्लेंट इसलिए भी माने रखती हैं क्योंकि लोग जाते ही हैं इसमें जब बहुत ज्यादा परेशानी में होते हैं, और 1 महीने तक अपने बैंकों से उनको उसका समाधान नहीं होता है, और बहुत से लोग तो नहीं भी जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो अगर ये नंबर है, और इसमें से करीब 94% उन्होंने सुलझाए भी हैं मामले, तो ये बड़ी बात है। और इसमें 72% मामलों में डिजिटल तौर पर कंप्लेंट हुई है, ये भी एक बड़ा रुझान है। तो इन सब के माध्यम से हम देखते हैं कि जैसे जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी बैंक्स में बढ़ेगी, एडॉप्शन बढ़ेगा, तो कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल के सिस्टम भी ज्यादा चाक चौबस होंगे। नाग सर, क्योंकि जिस तरीके से जो कहा कि पांडे सर ने कि तेजी के साथ जो कंज्यूमर है वो ऑनलाइन डिजिटल इस मोड की तरफ गया है, और इसके साथ साथ अगर शिकायतों की संख्या देखें उसमें भी बहुत तेजी के साथ इजाफा दिख रहा है, बढ़ोतरी हुई है। और अभी भी हम देखते हैं कि रूरल इंडिया में उस तरीके से जो शिकायतें हैं वो नहीं पहुंच पाती बैंकिंग सिस्टम के साथ। तो क्या इस दिशा में जो सिंगल विंडो सिस्टम या एक सिंगल स्ट्रक्चर के थ्रू कंप्लेन जो होंगी उनका रूल आउट करने का, उसको मैकेनिज्म को ज्यादा मजबूत करने का जो मकसद है,
वो कितना सही दिख रहा है, और जो मौजूदा सिस्टम है क्योंकि उसके लिए अलग अलग था, उसमें क्या उसके जरिए हम इसको नहीं कर सकते थे, उन कंप्लेंट का निस्तारण नहीं हो सकता था, इसीलिए सिंगल सिस्टम की जरूरत है? देखिए, सिंगल सिस्टम का एक ही एडवांटेज है, जब आपका कंप्लेन कट्स अक्रॉस, माने आपका सपोज एनबीएफसी में कंप्लेन किया था, उसके साथ बैंकिंग ऑल्सो कोई रिलेशनशिप है, आप डिजिटल पेमेंट के साथ आप कुछ पेमेंट किया, तो पेमेंट प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज नहीं हुआ एनबीएफसी, तो दो ही एरिया है, दो एरिया में ही आपका कंप्लेन है। तो एक कंप्लेन का मल्टी डायमेंशनल बहुत दो तीन का एस्पेक्ट होता रहता है। तो इसके लिए ये एक ही ओम्बुड्समैन, वो क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन, एक केंद्रीकरण होता है। देखिए, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। इवन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज में हिस्ट्री देखिए, केंद्रीकरण तो कभी कभी एडवांटेज होता है, कभी कभी विकेंद्रीकरण होता है। तो केंद्रीकरण जो अभी वन नेशन वन ओम्बुड्समैन बोला है, एक जिनिस अभी तक आरबीआई कोई प्रॉपर सर्कुलर अभी तक तो नहीं हुआ है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा। ये इम्पोर्टेंट है कि आप सपोज आप एक रूरल एरिया से, कि विलेज का कोई कहते हैं बैंकिंग या कोई कंप्लेन है, तो पोर्टल इज द ओनली वे आइदर टू गो टू द ओम्बुड्समैन, और कैसे करेगा आप जो सेंट्रलाइज चीज होता है ओम्बुड्समैन का, सब कुछ यदि रजिस्ट्रेशन का सब कुछ कंप्लेन एक सेंट्रल जाएगा तो इसको कॉमन पीपल विल नॉट बी बेनिफिटेड बाय दैट। So there has to be certain kind of decentralization for reaching the consumers who has the problem. Centralization का advantage है क्या, आपको decision making when it cuts across the various kind of various types of the institutions, जल्दी हो सकता है। एक कंप्लेन एक ओम्बुड्समैन दूसरे ओम्बुड्समैन ने पिंग पोंग बल के लिए नहीं ट्रैवल करेगा, बट ये एडवांटेज है। बट उसको स्ट्रक्चर कैसे हुआ, बिकॉज इंडिया का इतना बड़ा कंट्री से आप यदि एक ही सेंटर देखो, आप देखिए जस्टिस सेंटर, द लोकपाल और द ओम्बुड्समैन इज अ काइंड ऑफ a justice system which is a quick justice for this particular sector, so that the people who are affected aggrieved they can take a judgment. Now in the justice system I have various tiers. It is not that Supreme Court is the only where the justice will be dispensed with. No, there has to be, see, you can have like this, the एक complaint, उसका amount involved, वो directly जाने, suppose is more than a crore or some, it may go straight to the central office, okay? But we 100 rupees का, 500 rupees का, thousands of the central office में है, तो केंद्रीकरण आपको decision making process के slow कर सकता है। तो ये जब तक आरबीआई का स्ट्रक्चर नहीं बोला प्रॉपर्ली, कैसे डिसीजन मेकिंग होगा, ओके, कॉमन मैन कैसे ओम्बुड्समैन में, इट डजंट मैटर एक वन नेशन एक ओम्बुड्समैन है, एक जज है क्या, 10 आ जाए, मैं एज ए कंज्यूमर मेरा कोई इसका कोई ये नहीं है, मैं चाहिए जो हमारा जो कंप्लेन है किसको देगा, इज इट क्लियर, एंड दैट शुड नॉट हैपन दैट द सेम पर्सन से नो इट इज नॉट माय जुरिसडिक्शन, आप उसको भेजिए, इज नॉट ए कंज्यूमर फ्रेंडली। तो ये सर जो नाग सर जो आपने ये पॉइंट कहा कि अभी क्या यही हो रहा था, क्योंकि अगर मैं अलग अलग 3 आरबीआई की लोकपाल की बात करूं, चाहे वो बैंकिंग लोकपाल योजना हो, एनबीएफसी के लिए अलग है, डिजिटल लेनदेन के लिए अलग है, अभी लोगों को या उस कंज्यूमर को ये नहीं पता कि उसे किसके पास जाना है, और इसके चलते जो शिकायतों का ट्रांसफर है वो ज्यादा है, और इसीलिए एक सिंगल सिस्टम में ज्यादा आसानी होगी। सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द ओम्बुड्समैन vis-a-vis द आपका ये कंज्यूमर, ये तो डेफिनेटली डिजायर्ड थिंग्स, बिकॉज मैं तो मालूम नहीं है ये कंप्लेन एनबीएफसी का ओम्बुड्समैन का साथ डिजिटल पेमेंट सिस्टम ओम्बुड्समैन बोथ कैन टेक ए डिसीजन, बोथ कैन हैव ए लुक एट इट। सो इसके लिए ये मेरा कंज्यूमर, रूरल कंज्यूमर, छोटा कंज्यूमर ये डिसाइड नहीं कर सकता है, ये डिसाइड करेगा ये स्ट्रक्चर ऑफ द ओम्बुड्समैन है वो डिसाइड करना चाहिए था। सो इसके लिए एक पोर्टल ग्रीवेंस के लिए ये a good effort by RBI, it should be encouraged, but that is not the only entry point. After your complaint enters the system, how उसको कैसे system handle करता है, उसको कैसे proper person who has to take decision इसको जितना जल्दी उसको reach कर सकता है, that has to be seen. See, today we don't have any data from RBI. What is the TAT?
That is called turnaround time for a complaint. A complaint, what is the time of time? Does it change? Is it a turnaround time is very low for the metropolitan city, very high at the rural area? This kind of a data has to be taken by RBI to create a proper structure that where the problem is, where the people are suffering because the grievances are not being addressed in time. If you are not giving an address in time, then your grievance का is money involved. तो money रमेश जी, time. नाग सर कह रहे हैं वो बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि असल में जब हम रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और जो आरबीआई का प्लान है जून 2021 इसके लिए डेडलाइन तय की गई है जो फिलहाल प्रस्तावित नजर आ रही है, अगर हम अभी 3 जो मल्टी मैं कहूँ कि लेयर के सिस्टम अलग अलग है एनबीएफसी के लिए बैंकिंग और डिजिटल लेनदेन को लेकर, क्या इनकी जगह जब सिंगल सिस्टम है उससे कंफ्यूजन कम होगा और उपभोक्ता को क्या ज्यादा सहूलियत होगी, और जो मौजूदा सिस्टम है उसमें किस तरीके से उपभोक्ता को सहूलियत है या कम है और चुनौतियां क्या उसकी ज्यादा बढ़ जाती हैं? देखिए, सबसे पहले तो नाग जी ने जो विचार व्यक्त किए उसमें काफी ग्राहकों के लिए जो एक उपदेश है, संदेश है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि आज जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो प्रपोज किया हुआ है जून 2021 से एक राष्ट्र एक लोकपाल, ये काफ़ी प्रैग्मेटिक ये है, क्योंकि एग्जांपल के लिए आज हम बैंकिंग सिस्टम, एनबीएफसी और डिजिटल पेमेंट, ये तीनों हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कि कोई शिकायत जो एनबीएफसी से हम करते हैं कि मान लीजिए एनबीएफसी को हमने चेक देके रखे हुए होते हैं और चेक बाउंस हो गया, उसने उसको चार्जेस ज़्यादा काट लिए, तो तब उसमें क्योंकि एनबीएफसी खुद ही उसको अकाउंट को रखता है, उसका अकाउंट बैंक में हुआ करता है, तो ऐसी शिकायत को जब शिकायत अगर पहले एनबीएफसी अप्लाई करेगा, एनबीएफसी कहेगा कि नहीं ये मेरा काम नहीं था, चेक तो बैंक ने रिटर्न कर दिया, आप उनसे पूछिए क्यों रिटर्न कर दिया, क्या है, फिर बैंक के पास दौड़ेगा, तो उसको 2 बार दौड़ना पड़ता है। अब जब एक राष्ट्र एक लोकपाल आएगा, इस शिकायत को कस्टमर को सिर्फ अपनी जहाँ भी वो भेजना चाहता है वो सेंट्रलाइज पॉइंट पे भेजेगा, वहाँ पे उसको स्टडी करके बैंकिंग लोकपाल में जो काम कर रहे हैं वे उसको दोनों लिंक को जैसे एनबीएफसी को भी और बैंक से भी तुरंत इसके ऊपर अपने विचार लाके सब कुछ करके इसे खत्म करेंगे। लेकिन ये स्टेज तब आएगी जब कस्टमर सबसे पहले अपनी शिकायत का निराकरण उस बैंक से या एनबीएफसी से नहीं कर पाएगा। शिकायत करने के बाद में अगर 30 दिन में उसको जवाब नहीं मिलता है या जवाब मिल जाने के बावजूद भी अगर उस सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तब वो बैंकिंग लोकपाल में या लोकपाल के पास पहुंचेगा। तो ये विकेंद्रीकरण है, आज के डेट में भी है और बना रहेगा कि पहले शिकायत अपने सोर्स पे किए, जहाँ पे उसका प्रॉब्लम हुआ है वहाँ पे शिकायत में कुछ निराकरण नहीं हो रहा है या उसने निराकरण कर दिया, उससे आप संतुष्ट न हो, तब आप लोकपाल के पास जाइए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा प्राग्मेटिक ये विचार है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बात को जानता है कि किस तरह से इसको सेटल किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि खास करके ये हम जो ग्रामीण भागों में जिनकी शिकायत का बहुत प्रॉब्लम हुआ करता है, उनको बहुत तकलीफ हुआ करती है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगा। लेकिन रमेश जी, एक चीज जो नजर आती है कि अभी जो मौजूदा सिस्टम है और जिस तरीके का स्ट्रेस नजर आता है रिड्रेसल सिस्टम को लेकर, और जिसकी तरफ एक छोटा सा इशारा नाग साहब ने किया कि टाइमिंग बड़ी क्रूशियल हो जाती है कि जो शिकायत का निपटारा है वो उसके लिए कितना वक्त लिया गया और किस लेवल पर जाकर उसका निपटारा होता है। मौजूदा सिस्टम में अगर देखें वो ज्यादा लेंदी प्रोसेस नजर आता है, फिर जिस प्रोसेस या नया सिस्टम की तरफ हम बात कर रहे हैं सिंगल लोकपाल, वहां पर वो ज्यादा सहूलियत भरा होगा, न सिर्फ उपभोक्ता के लिए बल्कि बैंक सिस्टम के लिए भी। मैं समझता हूँ कि जैसे आपने कहा कि बहुत जटिल प्रॉब्लम हुआ करते हैं खास करके ग्रामीण भागों में, वे पहुंचते हैं शाखा के अंदर पासबुक अपडेट करने के लिए, कहीं कोई नो ड्यू सर्टिफिकेट लेने के लिए, इन सब में प्रिंटिंग, खास करके पासबुक प्रिंटिंग करने के लिए वे शिकायत ज़्यादा होती है। या फिर वो जो आजकल जो लोक मित्र बैंक मित्र निकले हुए हैं जहाँ से सिंगल पॉइंट पे वे कैश विड्रॉ करते हैं, 100 रुपये 10 रुपये 20 रुपये भरना निकलना करते हैं बैंक मित्र, वहाँ पे शिकायत होती है। तो नेचुरली इन सारे जैसे कि बैंक मित्र की कोई शिकायत होगी तो उसके चूंकि वो एक आउटसोर्सिंग एजेंसी है और बैंक के साथ में उसका अकाउंट है, तो 2 एजेंसी जुड़ गई, 2 जगह शिकायत जाती है। तो बैंकिंग लोकपाल जब एक राष्ट्र एक लोकपाल आएगा तो इसका निराकरण बहुत आसानी से हो सकेगा, क्योंकि उन दोनों को ही वो लोकपाल तुरंत ही इस बारे में भेजेगा, उनकी शिकायतों के बारे में उन्होंने क्या समाधान दिए, उनके क्या विचार थे, उसको सुन के वो अपने निर्णय दे पाएगा। मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा रहेगा,
कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसे जल्दी से जल्दी इसके अपनी समस्या का समाधान मिल पाएगा। पांडे सर, सीटीएस सिस्टम को भी इसके दायरे में लाने की बात कही गई है, जो कि गवर्नर आरबीआई ने इशारा किया है और उन्होंने साफ किया है कि 2010 तक जो इस्तेमाल होता था उसके दायरे में लगभग 1,50,000 बैंक शाखाएं हैं। ये अगर ओवरऑल मैं इस अम्ब्रेला को देखूं तो न सिर्फ उपभोक्ता का एक नजरिया मैं समझना चाह रहा था आप लोगों से, दूसरा ये है कि बैंक का जो अपना सिस्टम है, उसका जो प्रोसेस है और उसके साथ रिडर्सल सिस्टम में जो लगी टीमें हैं, उनके लिए भी कितनी सहूलियत बढ़ने वाली है इसके जरिए, या रास्ता कितना मुश्किल होने वाला है? देखिए कविन जी, इस सिस्टम के साथ मैं दो चीजें और बताऊं जो इससे जुड़ी हुई हैं। जो सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट जो अभी है सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम के, और उसके अलावा रिजर्व बैंक, क्योंकि अल्टीमेटली जो इसमें देखा जाता है, जो आंकड़े बताते हैं कि करीब करीब 2/3 कंप्लेंट्स जो ओम्बड्समैन से रिजॉल्व होती हैं वो मीडिएशन कंसिलेशन से ही होती हैं। उसमें कोई फॉर्मल जुडिशियल ऑर्डर देने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां तक अवार्ड और अपील एक क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी का है, वो 18-19 में 100 से ज्यादा केसेस में नहीं। तो ज्यादातर केसेस में इसका मतलब कि कोई क्वाजी जुडिशियल ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन में, कम्युनिकेशन में, अंडरस्टैंडिंग में कहीं कोई गैप होता है, फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज होती है जिनको रिजॉल्व किया जाता है। तो इसलिए रिजर्व बैंक का ध्यान इस तरफ भी है दो चीजों पर। एक तो कि बैंक के इंटरनल सिस्टम्स कैसे इंप्रूव हो, तो उसके लिए कंप्लेंट्स के एनालिसिस करके रूट काज एनालिसिस, कि अगर एक ही तरह की बहुत सारी कंप्लेंट आ रही हैं तो इसका रूट काज क्या है, सिस्टमिक काज क्या है, और उसको फिर एड्रेस किया जाए। और दूसरा, इसी के तहत रिजर्व बैंक ने 2018 में इंटरनल ओम्बड्समैन की स्कीम भी चालू की थी बैंक में, जिसमें इंटरनल ओम्बड्समैन, तो जब आप बैंक में, जैसे हम कहते हैं ना कि जब आप बैंक से 1 महीने के सेटिस्फाई ना हो तब आप ओम्बड्समैन के पास, तो बैंकों में भी आप देखेंगे अलग अलग बैंकों की जो प्रैक्टिसेस हैं कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल की, उसमें बहुत फर्क नजर आता है। कई जगह है कि उन्होंने पहले से बताया हुआ है कि आप पहले कंप्लेंट यहाँ कीजिए, यहाँ ईमेल भेजिए, यहाँ एसएमएस कीजिए, सेकेंड लेवल एस्केलेशन आप इनको भेजिए, थर्ड लेवल इनको भेजिए, और अगर या कोई आप चैट कर रहे हैं तो उसकी चैट का पूरा चैट की हिस्ट्री आपको ईमेल आ जाएगा, रिकॉर्ड आ जाएगा। तो इन सब चीजों से जैसे जैसे कंज्यूमर और बैंक के बीच में इंटरफेस ज्यादा डॉक्यूमेंटेड होता जाएगा, तो उन पर भी दबाव रहता है कि वो फिर वो उससे निकल नहीं सकते, वो उसका पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड हो जाता है। तो ऐसे इंटरनल सिस्टम्स कैसे इंप्रूवमेंट हो ताकि इतने नंबर ऑफ कंप्लेंट एब इनिशियो आए ही नहीं, ये ज्यादा जरूरी है। तो अभी आप देखिए जो हमारा सिस्टम है सीएमएस का, उसमें जब आप रजिस्टर करने जाते हैं तो उसमें कंप्लेंट रजिस्टर करना भी एक बड़ी बड़ा कम्बरसम प्रोसेस है, बहुत कम्बरसम प्रोसेस है। लेकिन पांडे सर, इसके साथ साथ अभी जो जैसे हम देखते हैं कि अलग अलग जो तीनों, जैसे मैंने कहा, जो 3 लोकपाल सिस्टम है, अलग अलग हेल्पलाइन नंबर हैं, अलग अलग आपकी शिकायत के लिए नंबर जारी किए गए हैं। क्या आपको लगता है कि जब सिंगल सिस्टम होगा कि आप एक नंबर पर कंप्लेंट दर्ज करा पाएंगे, तो चाहे वो ग्रामीण भारत का उपभोक्ता हो या शहरी इलाके का हो, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हो, यूपीआई से हो या फिर एनबीएफसी से, उसके पास कम से कम ये जो कहा जाता है, शिकायत होती है कि बैंकिंग या बैंक से जुड़े लोग जो है उन्हें घुमाते रहते हैं किसी एक जगह से दूसरी जगह के पास, वो जो ऑप्शन है वो कट हो जाएगा और उससे कहीं ना कहीं उपभोक्ता थोड़ा ज्यादा संतुष्ट नजर आएगा। नहीं, उससे ज्यादा मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी का मैटर है रिजर्व बैंक के लिए। जैसा रिजर्व बैंक ने जब एनालाइज किया है कि ओम्बड्समैन ने 18-19 में उनके पास 20% ज्यादा कंप्लेंट आई, 1,95,000 आई, 20% ज्यादा आई 17-18 से, तो उनका जो डिस्पोजल रेट था वो 97% से 94% गिर गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, मैन पावर है, वो लिमिटेड है। अगर कंप्लेंट ज्यादा आ गई तो उतना डिस्पोजल वो प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ पाया। तो अगर आप देखें कि जो बैंकिंग ओम्बड्समैन के 22 ऑफिसेज हैं और जो डिजिटल और एनबीएफसी वाले, उनमें कंप्लेंट्स का लोड बहुत अलग अलग है। बैंकिंग सिस्टम वाले पे बहुत ज्यादा है और एनबीएफसी पे मैंने बताया 4,000 कंप्लेंट्स थी। तो अगर सबको एक साथ करें तो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है विद इन ओम्बड्समैन ऑर्गेनाइजेशन वो ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है। इस वजह से भी इसका फायदा मिलेगा। एक बार सेंट्रलाइज कंप्लेंट तो आ गई, लेकिन वो कैसे हैंडल होगी, कैसे उसमें जो विद इन ओबीओ जो 22 ऑफिसेज हैं वो कैसे एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज होंगे, इसमें उसका फायदा मिलेगा।
नाग सर, एक तरफ अगर हम कहें कि मैन पावर जो स्ट्रेस है वो इससे कम होगा, दूसरी तरफ रिडर्सल का जो मैं कहूँ कि टाइमिंग है वो हम उसको शॉर्ट कर पाएंगे, और क्या कंज्यूमर भी उतना ही सेटिस्फाइड होगा इस नए सिस्टम के साथ में, या आपको लगता है कि कहीं कोई चुनौती चैलेंजेस भी होंगे? नहीं, देखिए, जब तक आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन नेशन वन प्रॉपरली हमारा पास नहीं है तो बोल ना सकते। फॉर एग्जांपल, आज जितना ओम्बुड्समैन है, बैंकिंग ओम्बुड्समैन सब है आरबीआई का हेड ऑफिस ऑन द स्टेट हेड ऑफिस में है। तो आप यदि इस तरह की यूपी एक बिग स्टेट है, कोई डिस्ट्रिक्ट से हमको ओम्बुड्समैन में कोई शिकायत, आई हैव टू मेक इट दैट, सो उसका नंबर, उसका पोर्टल, ये आसान नहीं है। तो दी पोर्टल में सपोज मैं एक पोर्टल में लोकल लैंग्वेज में आई गिव ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ ए शिकायत। Ombudsman is not necessarily is RBI officers or some other officers need not necessarily be a local language people. How that thing is getting translated, what kind of things is very important. Second thing is that one important part is that what has been told that nodal officer है। Every ombudsman पहले आपको कंप्लेनेंट जो है उसको बोलेगा तुमको बैंक का नोडल ऑफिसर को कंप्लेन किया कि नहीं किया। नहीं किया तो यू हैव टू से दैट यू शुड मेक द कंप्लेंट फर्स्ट टू द नोडल ऑफिसर। अभी एक चीज देखिए, नोडल ऑफिसर इज ए बैंक्स ओन एम्प्लॉय। इफ यू लुक एट द विजिलेंस, सेंट्रल विजिलेंस सेल्स विद इन ए बैंक, जनरली द चीफ विजिलेंस ऑफिसर विद इन ए बैंक इज नॉट ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द बैंक डायरेक्टली, जनरली कम्स फ्रॉम अनदर बैंक एंड ही रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द योर CVC, okay, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सिमिलरली एक नोडल ऑफिसर जो है, आप यदि कंप्लेन बैंक का कोई फंक्शनिंग का अगेंस्ट में व कोई डेफिशिएंसी को आप हाईलाइट करता है, दैट कैन बी अ टेंडेंसी टू लॉस ओवर इट। ओके, सो व्हाई आई कैनॉट हैव नोडल ऑफिसर हु इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनेजमेंट? So nodal officer will ultimately be a part of the management of the bank. So he should be independent of the bank so that he can always take a independent view of the nature of the complaint and which department and which kind of that should be taken. रमेश जी, क्योंकि जैसा कि कहा पांडे सर ने कि जो कंप्लेन का लेवल है और जो लोकपाल के पास जाने वाली कंप्लेन, उनका नंबर्स बहुत कम नजर आता है, लेकिन जब सिंगल लोकपाल होगा तो कहीं ना कहीं जो मॉनिटरिंग है एट द लोअर लेवल तक, वो भी हम मजबूत कर पाएंगे, मजबूत हो पाएगी, या आपको लगता है कि जैसे कि नाग साहब कह रहे हैं जो उनका कंसर्न है वो भी थोड़ा सा एक चैलेंज है? देखिए, जहां तक मैं अभी ब्लूप्रिंट आई नहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जहां तक मैं समझता हूं, एक सिंगल लोकपाल का जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नर और बाकी डिपार्टमेंट के डिप्यूटी गवर्नर्स है, वैसे सिस्टम रखा जाएगा जहाँ पे बैंकिंग से एक्सपर्ट लोग, एनबीएफसी के एक्सपर्ट जानकार लोग और डिजिटल पेमेंट के एक्सपर्ट लोग भी उनके अंडर में काम रहेंगे। हो सकता है एक सिंगल लोकपाल ओवरऑल अथॉरिटी हो और बाकी तीनों जानकारी इसके लोकपाल जो जैसे उप लोकपाल कह ले वैसे पोस्ट हो, वो जो काम कर पाएंगे। मैं इस बारे में बता दूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्राहकों के शिकायतों के बारे में काफ़ी सजग है। इसका जो एक उदाहरण और बता दूं कि अभी 27 जनवरी 2021 इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पेनल्टी बैंकों पे लगाना शुरू कर दिया अगर उनकी शिकायतों के बारे में, जैसे कि अभी 15 दिन पहले भी नहीं हुए। ये एक निकला जहाँ पे अगर अगले वित्तीय वर्ष में जब उनके शिकायतों का निवारण किया जाएगा, देखा जाएगा कितने कंप्लेंट किस बैंक में, तो कैटेगरी वाइज उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी और हो सकता है उनके ऊपर हार्श पेनल्टी उसके बैंक के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर भी लगेगी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बारे में काफ़ी स्टडी करता है। वो हो सकता है कि इस संदर्भ में लोगों की राय भी ले। जून 2021 में आना है सर्कुलर जिसके गाइडलाइंस, हो सकता है ड्राफ्ट मिनट्स वगैरह निकाल के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसमें लोगों की राय भी लेगी किस तरह से करना है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मैं समझता हूँ कि एक अच्छा सेटअप है जो इस चीज़ों को सही ढंग से निपटा लेगा और ग्राहकों को काफ़ी इससे सहूलियत मिलेगी। ये मेरा अपना विचार है। पांडे सर, क्योंकि हम अभी तक देखते थे कि भाई बैंक की सुविधा मिल जाए यही बड़ी बात थी, लेकिन अब कंज्यूमर कस्टमर सेटिस्फेक्शन उसकी तरफ कम से कम आरबीआई ने सोचना शुरू किया है, और जिस तेजी के साथ हम कह रहे हैं कि वित्तीय जो संचालन है चाहे वो पूरे देश में ओवरऑल देखें वो बड़ा है, तो फैसिलिटीज के लिहाज से भी आरबीआई के कदम स्वागत योग्य नजर आते हैं। जी, तो क्योंकि देखिए ये स्कीम तो 95 से है, ये स्कीम नहीं,
लेकिन पिछले कुछ सालों में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा है, बैंकों का जो एक्सपेंशन हुआ है, कंज्यूमर बेस बढ़ा है, तो उसको देखते हुए मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जो अगर 2 लाख कंप्लेंट्स हैं तो ये 2 लाख ये बताया कि 2 लाख पहुंचे हैं ओम्बड्समैन तक। इसके अलावा भी और होती हैं, छोटी मोटी होती हैं, परेशानियां होती हैं, और बहुत से उसमें वो उसको इग्नोर कर दिया जाता है, उसको सिस्टमेटिकली एड्रेस नहीं किया जाता है। तो इसको ज्यादा ये कि एक एक कंप्लेंट को ये देखते हुए कि ये सिस्टमेटिकली ये क्या पॉइंट आउट कर रही है, क्या फ्लॉ है सिस्टम में, प्रोसेस में। अगर कोई आइसोलेटेड केस है, किसी में डॉक्यूमेंट्स ही गलत हैं, कुछ है, वो एक अलग चीज है। बट बाय एंड लार्ज ये ऐसी हैं जो रिपीटिटिव हैं, उसी तरह की बहुत सारी कंप्लेंट आ रही, तो उसको देखना चाहिए कि इसमें क्या ऐसा सिस्टम में चेंज किया जाए कि इस तरह का कंप्लेंट का सोर्स ही बंद हो जाए। वो अल्टीमेट है ग्रीवांस रिड्रेसल। वरना एक एक करके इंडिविजुअल कंप्लेंट को आना, उसको रिजोल्यूशन तो अल्टीमेटली जाकर फिर बैंक में ही जाने, वो नोडल ऑफिसर को भी, बैंक में भी, या बैंक में भी कुछ लोग लगे हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं। तो इसमें जो सोर्स पर सिस्टम में क्या चेंज है, और इस तरफ काफी बराबर सुधार हुए हैं, और मैं आशावान हूं कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो इसमें आगे आएगी, और ये धीरे धीरे कंप्लेंट्स का नंबर और ओम्बड्समैन की जरूरत धीरे धीरे कम होती जाएगी। नाग सर, एक आखिरी कमेंट में चाहूंगा कि टाइम लिमिट, जैसा कि आपने कहा, कि उसको भी सेट करने की जरूरत होगी, लोअर लेवल से लेकर अपर लेवल तक, अगर सिंगल लोकपाल सिस्टम में जाती है। और दूसरा ये कि जो शिकायतें जिनका निपटारा हुआ है उसका रिस्पांस और फीडबैक, वो भी एक मैकेनिज्म ऐड करना होगा। आपको जो कंप्लेंट किया था, आपको कंप्लेंट का साथ को कैसे इंटरेक्शन होगा, बिकॉज कंप्लेंट तो एक राइटिंग में दे दिया, बट तो ए राइटिंग में कंप्लेंट का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी व कंप्लेंट का नेचर ऑलवेज यू कैन नॉट रियली फाइंड इट आउट। तो आपको इंटरेक्शन होना चाहिए। सो टुडे इट शुड बी पॉसिबल, गिवन दैट वी आर गोइंग फॉर वन नेशन, वन ओम्बड्समैन एंड वन पोर्टल, कैन आई हैव ए इंटरेक्शन much more quickly with using the digital technology, so that people understand that what is the source of this particular complaint, which area of the banking is basically being affected. Okay, so then I can give the proper remedy to make the remedy to the proper kind of a department within the bank or this thing. Otherwise क्या होता है ना, many complaint क्या होता है, एक डिपार्टमेंट का तो ये नहीं, मेरा हिस्सा नहीं है, go to another department, ये मेरा हिस्सा नहीं है, because these people are not really able to understand that ये complaint कौन इसका responsible है, remedy कौन है। बहुत अच्छा सुझाव आपका है ये, कि जब भी इसकी गाइडलाइंस आती हैं तो आरबीआई को जो महत्वपूर्ण इस तरीके के सुझाव जो हमारे पैनलिस्ट की ओर से दिए गए हैं उन पर गौर करना होगा, और जनता की ओर से भी जैसा कि कहा कि जिनकी सुझाव मांगे जाएंगे तो उसमें कुछ और चीजें बेहतरी के लिए उसमें जोड़ी जा सकती हैं। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू। तो देश देशांतर के आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।